Government Polytechnic College, Motihari, for providing me this opportunity to share my experience with you all guys. Okay, and thank you, the Honorable Principal Sir, who is not present, I think, in this meeting as well. All the coordinators and teaching staffs and non-teaching staffs of Motihari College, Motihari Polytechnic College. So let me introduce myself. I am Ranjan Kumar and I am working as a data science professional in a multinational company named as United Health Group. And if you Google it, it is the world's second largest organization in entire the world. So I do have a total 8 year of experience in a industry. So I just wanted to quick share my all the experiences what I have faced throughout my career. You can find me on my LinkedIn here, and I will also give you my website URL so you can reach me out there as well. This is my email ID and phone number. So if you want to reach me out for any other queries, then definitely I will help you. Also, I was requested with all the professors of your college that I should continue the meeting in Hindi. So from now onwards, I am going to deliver my share my entire experiences in Hindi only, so that सारे students समझ सके. Got it? So let me quickly confirm. Please confirm me once whether you are able to see my screen and able to hear my voice clearly. Yes, sir, you are audible and your Okay. Okay. Thank you so much. PPT is also visible. Okay. Thank you so much. So the agenda of today's topic is how to build a resume and personality development. So आई एम सीइंग जितने भी स्टूडेंट हैं उनको रेज्यूमे बिल्डिंग से पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखना समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एट द एंड आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो इट डजेंट मैटर. आपकी कितनी डिग्रियां हैं, आपके क्या स्किल्स है, आप कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स से अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है. लास्ट में आपका सलीका ही मैटर करता है. गॉट इट? सो हम लोग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ये समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लो, बॉडी बना लो, क्रीम वगैरह लगा लो तो वो हमारा पर्सनालिटी हो जाता है. ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त. अगर ऐसा होता तो एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन पाता. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली लेट एपीजे अब्दुल कलाम. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट समथिंग एल्स जो कि आप लोगों के पास अभी इंटायरली नहीं है. और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं. कोई भी स्कूल्स या कोई भी कॉलेज इसके लिए कोई कोर्सेस नहीं चलाता है. लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे तो आपकी डिग्री दूसरे जगह पे है, आपका बोलने का तरीका, योर पर्सनालिटी ओनली यही मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे एक्सपोज करते हो, आप अपने आप को कैसे बेचते हो. जॉब पाना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ पे केवल अपने आप को बेचना होता है. गॉट इट? सो मॉर्निंग सेशन वाज आल्सो ऑन दैट इन गोपालगंज पॉलीटेक्निक कॉलेज and it was very quite good session. All the students are very interactive and very much supportive. So for next 1 hour, आने वाले 1 घंटों के लिए please support me so that I can deliver my lecture very quickly and आप सब लोग समझ सके. ऑफिस का काम छोड़ के डिलीवर कर रहा हूँ तो इट मीन्स कुछ अलग होगा जिससे कि आप लोग सीखेंगे. So personal resume building, the first topic will be resume building. So कोई टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट मींस 3W प्रिंसिपल. वो टॉपिक है क्या, उस टॉपिक को जानना क्यों जरूरी है मींस व्हाई, देन हाउ मींस उस टॉपिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. गॉट इट? मींस 2W एंड 1H एंड 3W आई हैव मैंने पहले इसलिए बोला बिकॉज कि वेयर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सो व्हाट इज resume and how you are going to implement it. Okay, so why resume and how to write a effective resume. So basically suppose आप सब एक कॉलेज से निकलने वाले हैं, लाइक फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज से. तो मार्केट में आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, जॉब की कमी नहीं है, जॉब लेने वालों की कमी है.
आप पहले हमेशा ये चीज़ सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से, या फिर आप भी, आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि यार वो लड़का का परसेंटेज ऐसा था, उसको जॉब नहीं लगना चाहिए था लेकिन वो जॉब ले लिया, वो तो फेल्यूर स्टूडेंट था लेकिन उसका जॉब कैसे लग गया। गॉट इट। सो इसका रीज़न ये होता है, इसका रीज़न ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको उससे अलग करता है और उसको आपसे अलग करता है। इट मीन्स कि उसके अंदर भले उसके पास परसेंटेज, उसका परसेंटेज कम है, वो थर्ड डिवीजन से मैट्रिक पास किया है, वो थर्ड डिवीजन से ट्वेल्थ पास किया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ तो ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक स्कूल ड्रॉप आउट बिल गेट्स कैसे आज वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति होता। So you have to stop, you have to make a full stop and you have to think about this. Got it? So basically हमारा रिज्यूमे होता है कि आप जो कुछ भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो, इंडस्ट्री में उसका यूज़ नहीं होता है मेरे दोस्त। इंडस्ट्री में उसका यूज़ नहीं होता है, ना के बराबर होता है। कॉलेज की पढ़ाई केवल आपका सोचने का नज़रिया बदलता है। कॉलेज की पढ़ाई आपका सोचने का नज़रिया बदलता है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, पॉइंट टाइम टू टाइम उसका प्रॉपर गाइडेंस मिलता जाए, तो ये जो बाहर जितने भी कोचिंग करने के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, या और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग जो पैसे खर्च करके कोचिंग करते हैं, उनमें किसी भी पेरेंट्स का पैसा खर्च नहीं होगा। बिकॉज बिकॉज उसके पीछे इसका रीज़न ये है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस तो क्लास 8 to 12 से बिलोंग करता है। आप जा करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी अगर आप करते हो तो उसकी मैथमेटिक्स के सिलेबस देखना, आप सारे मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो क्लास 8 to 12 के बीच में, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने नहीं आया है क्योंकि आपके दिमाग में एक हवा बना हुआ है कि यार उसका कोचिंग करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ऐसा नहीं होता है। ओके। सो सिमिलरली आप जो अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, यू आर, आप लोग अभी क्या हो, आप लोग जस्ट इंजीनियरिंग का बच्चा समझ लो अपने आप को, क्योंकि टेंथ पास करके करने के बाद आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है। तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, जा करके कहीं जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करो एज ए सपोर्ट पर्सन, और दूसरा ऑप्शन यू हैव कि आप जा करके, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पेरेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है, तो आप जा करके कहीं पे इंजीनियरिंग कर लो एज अ लैटरल एंट्री स्कीम। आपके पास ये दो ऑप्शन है। इस दोनों ही ऑप्शन में आपके पास आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब मैटर करता है। गॉट इट। अब सपोज डैट मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे अपोजिट साइड बैठे हो, आप मेरे पास आए एक जॉब के लिए। मैं आपको कभी जानता नहीं हूँ, मैं आपको जॉब कैसे दूंगा? मैं आपको जॉब कैसे दूंगा? तो हमारे और आपके बीच में एक मीडियम होना चाहिए, एक डिस्कशन स्टार्ट करने का मीडियम होना चाहिए, एक डिस्कशन स्टार्ट करने का मीडियम होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ देर पहले हमारे और आपके बीच में एक लिंक शेयर किया गया, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। दो देश के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन होता है, सपोज इंडिया एंड चाइना की सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है, तो दो देश के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। देयर मस्ट बी सर्टेन प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू फॉलो। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। सो सिमिलरली, आप एक फ्रेशर हो, यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केट में जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए और जॉब लेना और जॉब को टारगेट करना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोगों का मतलब होता है कि यार जॉब 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 जॉब। यार जॉब लेने के लिए तुम अपने इफर्ट को किस हद तक लेके जा रहे हो, तुम्हारा इफर्ट क्या है? गॉट इट। जॉब लेने के लिए तुम्हारा इफर्ट क्या है, तुम कितने इफिशियंसी, अपने आप को कितना झोंकते हो, ये मैटर करता है कि आप अपने आप को कितना झोंकते हो। तो
हम मेहनत करने के लिए तैयार है, अब हमको जॉब चाहिए, तो हम जाके मार्केट में जॉब सर्च करेंगे। ओके, सपोज मैं एक वोल्वो कंपनी का मालिक हूँ, वोल्वो में भी एक कंपनी का नाम है, मैं टाटा नाम ले लेता हूँ, टाटा नाम आप लोग जानते होंगे। मैं टाटा नाम लेता हूँ, मैं टाटा कंपनी का मालिक हूँ, सपोज दैट मैं रतन टाटा के कंपनी का एक मैनेजर हूँ। अगर मुझे 10 इंजीनियर की ज़रूरत है, 10 जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत है, कोई प्लांट सेटअप करना है मुझे पटना में या कहीं भी किसी और जो प्लांट के लिए मुझे हायरिंग करनी है, तो मैं जाऊंगा आपके कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन करूंगा। उस कैंपस में बैठने के लिए जो बंदा वहां पे जाएगा जॉब देने के लिए, वो कैसे जानेगा कि आप हो कौन, आप हो कौन, आपका डिस्कशंस कैसे स्टार्ट होगा। गॉट इट। सो फॉर दैट पर्पस आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज योर रेज्यूमे। आपको एक अपना डॉक्यूमेंट, बायोडेटा, शादी ब्याह के पर्पज से बायोडेटा तैयार करते हैं ना लोग, पेरेंट्स, तो सिमिलरली आपको जॉब लेने के लिए भी एक बायोडेटा तैयार करना होता है, जिसको कि हम लोग टेक्निकल टर्म में रेज्यूमे बोलते हैं। ओके, आप रेज्यूमे लेके गए, सामने वाले पर्सन के पास आप बैठ गए कि सर दिस इज माय रेज्यूमे, आई नीड अ जॉब। आप अपने रेज्यूमे में बहुत सारे डिटेल्स लिखे होंगे, जो कि मैं आता हूँ उस टॉपिक पे लेटर। एंड जो रेज्यूमे आप ले करके जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, आपने जो भी उसके अंदर कंटेंट डाला है, कंटेंट इन द सेंस कि आपने उसके अंदर लिखा क्या है। गॉट इट। आपने उसके अंदर लिखा क्या है, उसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। गॉट इट। इंटरव्यूअर रेज्यूमे से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। आप एग्जाम देने जाते हो, अपने कॉलेज का कोई एग्जाम लिखने जाते हो, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यार जो नहीं पढ़ा था वो आ गया, आंसर नहीं कर पाए। ऐसा बहुत से लोगों की शिकायत होती है, हमारी भी शिकायत हुआ करती थी कि यार जो नहीं पढ़े वही आ गया। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये शिकायतें नहीं होती है, बिकॉज इंटरव्यूअर को आप जितना हक दोगे कि तुम मेरे लाइफ में इसी हद तक इन इन करके मेरे से सवाल पूछ सकते हो, वो उतनी ही हद तक आपसे सवाल पूछेगा। जो आप लिख के दोगे बस वहीं तक वो पूछेगा, जो लिख करके आप नहीं दोगे वो नहीं पूछेगा। सो इट इज सजेस्टेड दैट जो भी लिखो उस पे 100% मास्टरी हासिल हो। आप जो भी अपने रिज्यूम में लिखे वो 2 पेज के बायोडेटा में, 2 पेज के फॉर्मेट में, 2 पेज के कंटेंट में आप वही लिखे जिसमें कि आपको महारत हासिल हो। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। सो रेज्यूमे हमारा एक जस्ट डॉक्यूमेंट होता है। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रेज्यूमे हमारा वो कंटेंट होता है। ये तो हो गई कि हम अगर फिजिकली कहीं जाते हैं, आपके कैंपस में अगर जॉब जॉब की रिक्वायरमेंट आती है, तो आप जॉब अप्लाई करके वहां पे जाते हैं, करने के लिए इंटरव्यू फेस करते हैं। बट सपोज डेट आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में तो कॉलेज की कैंपसिंग इतनी होती नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप? तो उस केस में आपको घर का मोह माया छोड़ करके, बिहार का मोह माया छोड़ करके आपको निकलना पड़ेगा वहां से। वहां से आपको निकलना पड़ेगा, निकल के आपको दूर किसी मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको विदेश भी जाना पड़े, देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटी। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी 50% होती है कि किसी का इंटरेस्ट हो कि नहीं मैं विदेश जाऊं जॉब करने, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको विदेश जाना मैंडेटरी है आपके आपके लिए। सो फॉर दैट पर्पस आपको बिहार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर निकल के आप करोगे क्या? आपको कुछ नहीं पता है। सपोज डैट कि आप निकल के चले गए, पुणे चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, बैंगलोर चले गए, एनीवेयर इन इंडिया आप चले गए, वहां तो सब लूटने वाले बैठे हुए हैं, आप जॉब की अप्लाई कैसे करोगे? सो फॉर दैट पर्पस आपको जॉब पोर्टल्स पे, जॉब पोर्टल में भी 90% फेक चीजें होती है।
जब आप उनको कॉल करोगे तो आपको बोलेगा कि इतने पैसे दे दो, 10-15 हज़ार रुपये, मैं आपका जॉब लगवा दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें फेक होती है। जब आप उनको पैसे देते हो, देन आफ्टर वो अपना मोबाइल बंद कर लेंगे, कोई अता पता कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए अपना नॉलेज को बिल्ड करो, अपने नॉलेज को बिल्ड करो, और जो भी जानो उसमें कॉन्फिडेंट रहो, जो भी जानो उस पे कॉन्फिडेंट रहो। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो सेशंस है, एटलीस्ट इस सेशन से अगर 25% भी अगर दिमाग में रहता है, जो कि आपके कॉलेज ने आप लोगों के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है, तो दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू गाइज एज वेल। ओके। तो जब आप बाहर निकलते हो तो उस टाइम पे आपको जॉब पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। तो जब आप जॉब पोर्टल पे अप्लाई करोगे उस टाइम भी रेज्यूम का कंटेंट की तरह पे वहां पे लिखना होता है, इंटायर थिंग। अब कंटेंट मैं बताऊंगा क्या लिखना होता है। तो जो आप पोर्टल पे अप्लाई करते हो उसको हम सीवी बोलते हैं, करिकुलम विटा। तो रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या होता है? रिज्यूमे होता है जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म, 1 पेज का या 2 पेज का, एकदम शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सपोज दैट आपको लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है, जस्ट छोटा सा हिंट लिखना है। ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आधे घंटे का मैक्सिमम इंटरव्यू होता है। अब आधे घंटे के इंटरव्यू में वो आपका 10 पेज ही पढ़ता रह जाएगा, तो आपसे पूछेगा क्या? गॉट इट? आपसे पूछेगा क्या? आपसे कुछ नहीं पूछ पाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। आपके जैसे हजार बच्चे का उनको उसको इंटरव्यू लेना है, तो आपसे नहीं पूछ पाएगा। गॉट इट? सो उस केस में आपको एक सीवी तैयार करना होता है, जो सीवी किसी जॉब एप्लीकेशन, जॉब इंटरव्यू से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले भेजा जाता है उस कंपनी के एचआर सेक्शन को, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन को। बेसिकली हर एक बड़ी बड़ी कंपनियों में एक एचआर सेक्शन होता है, एचआर डिवीजन होता है, जो कि पूरे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को मैनेज करता है। अगर आप आपने अपना सीवी रेज्यूमे उसको भेजा, देन वो आपको आपका सीवी को वैलिडेट करेगा कि हाँ, ये इस रेज्यूमे में जितनी भी डिटेल्स मेंशन्ड है, क्या हमारी कंपनी के लायक है या नहीं, क्या ये बंदा हमारी कंपनी के लायक है या नहीं। वो जज करता है, अपनी स्पेसिफिक टीम से वेरीफाई करवाता है कि ये जो प्रोफाइल है इस पोजीशन को सूट करेगा या नहीं। ओके। जब उसको ग्रीन सिग्नल अपने स्पेसिफिक टीम से मिलता है तो आपको वो फिर कॉल करता है कि सर प्लीज कम, वी विल वांट टू हैव अ क्विक इंटरव्यू फॉर। ओके। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कृपया करके इस डेट को, निश्चित टाइम और डेट पे आपका इंटरव्यू है, सो प्लीज कम हेयर। तो इंटरव्यू होने का भी बहुत सारे मोड हैं। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं अपना इंटरव्यू जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे देता हूँ या टेलीफोन पे दे देता हूँ। लेकिन फ्रेशर्स के केस में फिजिकल प्रेजेंस होना काफ़ी जरूरी होता है फ्रेशर्स के केस में। तो आप सब लोग फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स उसको बोलते हैं जो कि कॉलेज से तुरंत निकला हुआ बच्चा हो, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। ओके। नाउ, अब सीवी, रेज्यूमे, ये सब क्लियर हो गया। अब रेज्यूमे में हम डालते क्या है? तो आपके रिज्यूम वो डिटेल होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपने आपको वेरियस कंटेंट को रखना है। एंड योर कंटेंट लाइक आपका एजुकेशन डिटेल, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, आप ग्रेजुएट कहाँ से हो रहे हो, आपके कॉलेज का नाम क्या है, ये सारी डिटेल विथ ईयर एंड परसेंटेज। अब ये ईयर और परसेंटेज लिखने का भी एक स्पेसिफिक रूल होता है। एक स्पेसिफिक रूल ये होता है, ये इसलिए लिखा जाता है बिकॉज बहुत सारे कंपनीज का ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, मुझे जो बंदा चाहिए उसको उसके कैरियर ड्यूरेशन में थ्रू आउट 60% होना मैंडेटरी है। इतना परसेंटेज से जो पास करता आया है मुझे केवल उसी को लेना है। ठीक है। ईयर लिखना इसलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस आपके साथ होगा, जो 10th करता है 2004 में और 12th करता है 2010 में, किसी कारण बस उनका पढ़ाई छूट जाता है या फिर एजुकेशन में गैप आ जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग
जिस कारण से एजुकेशन में गैप्स वगैरह आ जाती है। तो कंपनी उस आपके हर एक डिटेल को जानना चाहता है। सो यू हैव टू मेंशन द कंटेंट लाइक योर एजुकेशन डिटेल, योर स्किल सेट, आपका क्या क्या स्किल है। और स्किल हमेशा वही मेंशन करो जिसमें कि आपका महारत हासिल हो। महारत इन द सेंस कि यू आर एटलीस्ट 80% कॉन्फिडेंट ऑन दैट सब्जेक्ट। ओके, आपका कम से कम 80% कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे। सम टॉपिक्स लाइक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपने इंजीनियरिंग टाइम में पढ़ा था, एक सर्किट डिज़ाइन पढ़ा था। तो अगर हम अपने स्किल सेट में सर्किट डिज़ाइन लिखेंगे, सो आई मस्ट हैव, मेरे पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए कि सर्किट डिज़ाइन का पूरा एकदम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मुझे पता होना चाहिए, तभी अपने रिज्यूमे में हम लिखेंगे। बिकॉज जो हम लिखेंगे हमें मेरे से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, शायद एक सब्जेक्ट हुआ करता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, ये सब सब्जेक्ट हुआ करता था। आई डोंट नो वेदर ये सब पॉलीटेक्निक में है या नहीं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट हुआ करता था। तो आपको अपने स्किल सेट को लिखना होता है, आप जो कुछ भी जानते हो, लाइक मैकेनिकल के लिए थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें आपको स्किल्स वहां पे लिखना होता है। अदरवाइज मुझे कैसे पता होगा कि आप क्या क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। आपको बताना पड़ता है, बताना मतलब कि आपको अपने आप को बेचना है, आपको जॉब नहीं चाहिए। आपको अपने आप को अपने दिमाग में हमेशा आप अक्सर बिहार के लोगों में, या मैं भी जब था कॉलेज में तो अक्सर न्यूज़ में पढ़ते थे कि वहाँ के लड़का को फेसबुक ने 1 करोड़ का पैकेज दिया है, 1.5 करोड़ का पैकेज दिया है। तो पैकेज दिया है किस बेसिस पे दिया है? यार उसका इंटरव्यू लेने गया होगा तो उस बंदे में कुछ ना कुछ खास बात रही होगी, तब उसे 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है, 1 करोड़ का पैकेज मिला है। सो आपको भी अपने अंदर आपका जिस चीज में मन लगता है उस सब्जेक्ट को चाट जाओ, ताकि आपका स्किल आप ऐड कर सको, ताकि आपसे अगर उस स्किल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन। अगर 10 सवाल पूछे तो कम से कम 8 का आंसर आप सटीक बताओ, दैट इज एक्सपेक्टेड। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी इंटरव्यूअर्स की। सो पहला हो गया एजुकेशन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि अगर आप कोई कंपनी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आपका मकसद क्या है, क्यों इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आप अपना कोई पेटेंट लिख सकते हो, कर सकते हो ना ऐसा। तो आप हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जैसे हर एक इंसान का लाइफ से एक अपना गोल होता है, अपना एक एम होता है। तो सिमिलरली अगर आप मेरी कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? तो वो सारी चीजें आपका माइंड क्लियर होना चाहिए उस आंसर्स को देने के लिए कि सर मुझे, अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मेरा स्किल सेट ये है। तो मैं हो सकता है कि अपने उस स्किल के द्वारा आपके उस काम में कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो दिस टाइप ऑफ स्किल सेट यू नीड टू मेंशन। ओके, देन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, सपोज डेट आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा, तो आप उस एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। आपका हॉबी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। ये 3 चीज वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग। और इन चीजों में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो वो साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। एक प्राइवेट कंपनी की इंटरव्यू को क्रैक करना आज के डेट में बैंकिंग एग्जाम या जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा टफ है प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना। गवर्नमेंट जॉब का हवा जो है केवल हमारे बिहार और यूपी में है। ओके, लेकिन प्राइवेट कंपनी जितनी बेनिफिट दे देती है गवर्नमेंट कंपनी कभी नहीं दे पाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग कि मैं किसी को डूमेरोलाइज नहीं कर रहा, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ जो मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ, जो अपने लाइफ से हम सीखे हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी जरूर होती है, लेकिन आपके पास टैलेंट है तो आपके आपके पास जॉब की कमी नहीं है। ओके, सो इंटरव्यू के दौरान ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल पर्सन बैठे होते हैं कि आप एक आंसर दोगे, उस आंसर से
अपने दिमाग में आ, आपके लिए परसेप्शन बना लेंगे कि ये लड़का किस कैटेगरी का है। अगर सपोज डैट आप हॉबी बोलते हो, तो जनरली लोग हॉबी कॉपी करते हैं। बचपन के दिनों में लोगों का सपना हमेशा बदलता है। जब मैं बचपन में था तो मेरा भी सपना था पायलट बनने का, पायलट पायलट बनने का। देन आफ्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा क्रिकेट खेलने लगा तो क्रिकेटर बनने का। तो टाइम टू टाइम लोगों की का पैशन, हॉबी चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। लेकिन जब आप मैच्योर्ड होते हो, मैच्योरिटी इन द सेंस कि थोड़ा सा जब सोचन शक्ति, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज जब बढ़ता है, तो इंसान का को एहसास होता है कि हम किस चीज के लिए बने हुए हैं। ओके, सो जिस चीज में मन लगे आपका, जिस चीज को करके आपको खुशी मिले, आपका हॉबी वही होता है। किसी दूसरे की हॉबी को कॉपी मत करो। हॉबी का कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मुझे नेट सर्फ करना अच्छा लगता है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। ओके, लेकिन अगर आप कोई हॉबी बोलते हो, सपोज डैट अगर आप बोल दिया कि मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, अगर आप सच में ऐसा बोले हो, तो वहां पे इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा, हु इज योर फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, क्वेश्चन पूछेगा। आप यहां भी नहीं फंसोगे, आप यहां पे भी नहीं फंसोगे, ठीक है। आप बोल दिए सपोज डैट मेरा फेवरेट सिंगर है कुमार सानू, ओके, और उदित नारायण, ही इज फ्रॉम बिहार, सो मैं उदित नारायण जी का ही नाम ले रहा हूँ। आपका फेवरेट सिंगर उदित नारायण है, ठीक है। देन आप रैंडमली नाम, कोई भी नाम बोल दिए, बहुत सारे सिंगर है। अगर आपका हॉबी नहीं भी है, फिर भी ये आंसर आप दे पाओगे। उसी में कोई इंटरव्यूअर दूसरा बैठा होगा, वो आपसे पूछ देगा, ठीक है, अच्छा ये बताओ उदित नारायण का कोई एक गाना सुनाओ। आप ये भी पास कर जाओगे, आप ये भी बता दोगे। लेकिन आप फंसोगे कहां पर, जब सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज में वो घुस करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्सपर्टीज मतलब, एक्सपर्टीज मतलब अगर उसने आपसे सवाल दागा, अगर वो आपसे सवाल दागता है कि उदित नारायण किस मूवी से डेब्यू किया था, यहां पे आप फंस जाओगे। अगर आपका वो रियल में हॉबी नहीं है, हॉबी मतलब वही होता है ना जी, कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा शौक, मेरा पैशन, हॉबी मतलब वो होता है। सो कुछ भी गलत नहीं लिखना। अगर हॉबी है तो ठीक है, नहीं है, वेल एंड गुड, सच, गलत नहीं। वो इसलिए उसको चेक करते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, वो चेक करते हैं। आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपने वीकनेसेस को कुछ भी ऐसा मत बताओ जिससे कि कंपनी आपके बारे में निगेटिव सोचे। वीकनेस आप बता दो, जैसे वीकनेस ऐसा बताओ इंटरव्यू के दौरान जो आपके पॉजिटिविटी को इंडिकेट करे। आप निगेटिव पर्सन हो, उसको इंडिकेट करे, ऐसा वीकनेस नहीं बताओ, ठीक है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि घर की याद आती है, होम सिकनेस है। ये ऐसा कभी नहीं बोलना। ऐसा इसलिए बिकॉज कंपनी के काम से अगर सपोज डैट 1 साल के लिए आपको घर से दूर रहना पड़े, आपको घर से दूर रहना पड़े, ठीक है, तो उस केस में अगर आप होम सिकनेस बोलोगे तो वो कंपनी बोलेगा कि अगर इस लड़के को हम लेंगे तो मेरा पूरा बिजनेस डुबा देगा। सपोज इसको किसी क्लाइंट लोकेशन पे अगर हम भेज देते हैं काम करने के लिए, तो ये तो मेरा पूरा बिजनेस चौपट करके आ जाएगा, ठीक है। तो अपने वीकनेस को जाहिर मत होने दो। वीकनेस ऐसा बोलो जो कि आपकी, आप पॉजिटिव पर्सन हो उसको इंडिकेट करे, ऐसा वीकनेस बोलो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं वीकनेस की। मैं, मेरे काम के साथ मेरा इमोशंस जुड़ा होता है, मेरे काम के साथ मेरा इमोशंस जुड़ा होता है। इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे समझो कि मैंने कोई काम लिया, सपोज ये प्रेजेंटेशन जो मैं दे रहा हूं, तो इस काम के साथ मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि नहीं, बेस्ट डिलीवर करना है। जो होगा देखा जाएगा, मेरा ऑफिस जाए बाहर में, छूट जाए एक दिन नहीं करूंगा कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट डिलीवर करना है। इस पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए जितना भी टाइम लगे मैं बनाऊंगा, चाहे मुझे 2 रात सोना नहीं पड़े, लेकिन बनाऊंगा। मतलब कि मेरे काम से मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है। जब तक हम उसको खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक, तब तक
हम सो नहीं पाएंगे। गॉट इट? तो ये वीक पॉइंट है, ये इमोशंस एक वीक पॉइंट है, ये आपका दिस इज अ वीक पॉइंट, कंपनी इसको वीक पॉइंट कंसीडर करता है, लेकिन यहां से आपका एक पॉजिटिविटी झलक रहा है। ओके, इमोशनल नेचर इज माय वीक पॉइंट। गॉट इट? और स्ट्रेंथ, जैसे मैं जल्दी कोई काम को सीख सकता हूँ, मुझे किसी चीज की ट्रेनिंग अगर दी जाती है तो जो बाकी लोग 10 घंटे में करेंगे मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ थिंग यू हैव टू राइट। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ, मैंने अभी तक जो बताया कि रिज्यूम क्या है, क्या कंटेंट रखना है, और सीवी में उसी चीजों को आप बढ़ा चढ़ा करके डिटेल्ड में लिखते हो, दैट इज योर सीवी। तो सीवी हम किसी जॉब पोर्टल्स पे लिख ऐड करते हैं, या फिर इंटरव्यू का कॉल मंगवाने के लिए ईमेल से उस कंपनी के एचआर को हम लोग सीवी भेजते हैं। गॉट इट? नाउ, सो बेसिकली हमारा रिज्यूम जो होता है वो 1 और 2 पेज का होता है, एंड करिकुलम वीटा जो होता है 3 to 5 पेज का होता है। नाउ हाउ टू राइट रिज्यूम, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि आपके रिज्यूम में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका प्रोफाइल समरी होना चाहिए। प्रोफाइल समरी की आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट हो, उन चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है, आपकी क्या क्या टेक्निकल से स्किल है। अगर आपका कोई पहले का एक्सपीरियंस है आप उसको मेंशन कर सकते हो, आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, कब आपने पास किया है 10th 12th एंड पॉलिटेक्निक, दिस टाइप ऑफ थिंग। यू हैव टू मेंशन दी पर्सनल डिटेल्स एज वेल। पर्सनल डिटेल सेक्शन में आपके मदर पेरेंट्स का डिटेल, कहाँ से बिलोंग करते एड। हाँ, पर्सनल डिटेल सेक्शन में वन थिंग मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की, छोटी मोटी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी कंपनियों का मैं बात कर रहा, वहां पे वेरिफिकेशन, एक एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करने में कंपनी मिनिमम 50,000 रुपये खर्च करती है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो उस कंपनी का इंपॉर्टेंट एसेट, जमा पूंजी आपके पास हो जाता है। एसेट में लाइक लैपटॉप, जो डेटा उस लैपटॉप में होते हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उस डेटा को कहीं भी लीक आपको नहीं करना है। तो आप उस कंपनी का इंपॉर्टेंट एसेट आपके पास होता है, तो कंपनी उसके लिए बहुत तगड़ी वेरिफिकेशन करती है, इवन पुलिस वेरिफिकेशन करती है आपके ब्लॉक्स वगैरह से। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा, मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा। ओके, you have to mention your hobbies, strength and weakness, and few points you have to, आपको हमेशा ये देखना है कि हर एक हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि लोग एक बार रिज्यूम जाते हैं किसी साइबर कैफे से बनवा लेते हैं, और साइबर कैफे वाले भाई 400-500 रुपया लेकर रिज्यूम तो बना देते हैं, लेकिन उस रिज्यूम को हमको टाइम टू टाइम एडिट करना पड़ता है। टाइम टू टाइम एडिट इसलिए करना पड़ता है, जो आज के डेट में बिहार का एक न्यूज़ आता रहता है कि टीचर की वैकेंसी में एमबीए वाले अप्लाई कर रहे हैं या फिर इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस है। ऐसा सुन रहे हैं, अगर भाई तुम्हें टीचर बनना था तो इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों ली? इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों लिए? नहीं लेते इंजीनियरिंग की। अगर बैंक में जॉब करना था तो इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों लिए? अगर तुमको पीओ ही बनना था तो सिंपल मैथमेटिक्स ग्रेजुएट कर लेते। जा, तो लोगों का शौक, मतलब इन द सेंस आइडिया और माइंड क्लियर नहीं होने की वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई क्लास नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई क्लास नहीं होता है, लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। लोग बस सोचते हैं कि यार पढ़ना है, पेरेंट्स को भी आज के डेट में क्या चाहिए कि नहीं मुझे मेरे बच्चे को 90% आना चाहिए, लेकिन 90% इज नॉट मैंडेटरी, 90% की जरूरत नहीं है हमें। आई नीड अ गुड प्रोफेशनल, आई नीड अ गुड ह्यूमन बींग। मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मेरा स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो डिसीजन ले सके, मुसीबत के टाइम पे डिसीजन ले सके। एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो जिसका क्विक लर्निंग कैपेबिलिटी हो, जो चीज़ों को जल्दी सीख सके। अगर मैं पैसन क्या होता है? पैसन वो होता है, जैसे ये मेरा पैसन है, मैं फ्री में ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज माई पैसन, क्योंकि ये मेरे अंदर से आता है, बिकॉज ये थिंग मेरे अंदर से आ रहा है। ओके, तो वैसा काम, स्किल्स हमेशा वैसा लिखो जिसमें आपका मन लगे,
जिसमें आपका मन लगे। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए इंसान को, हमेशा कुछ अलग करना चाहिए। तो अपने आप को बेचना है तो उस बेचने के लिए अपने आप से बात करो कि ऐसा हम क्या लिखे जो दूसरे 10 लोगों की भीड़ में मुझे अलग कर दे। ओके। आप लोग जब वीडियो प्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने हर एक का फेस मैं देख रहा था। सो आपको कुछ अलग करना है, मतलब जिससे कि आप इंजीनियर हो ना, आप लोग पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। तो एक नॉर्मल पर्सन में और एक जूनियर इंजीनियर में क्या डिफरेंस होगा? एक नॉर्मल पर्सन में और एक जूनियर इंजीनियर में भाई कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, छोटा सा तो डिफरेंस होना चाहिए। गॉट इट। और यही सब पढ़ाई आईआईटीज में होती है। मैं आईआईटी में भी ये सेमिनार्स करता हूँ वीकेंड्स वगैरह में। ये तो स्पेशल रिक्वेस्ट था तो मैंने वीकडे में ये सेमिनार मैं कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा अलग होना चाहिए जो एक नॉर्मल पर्सन और मेरे में, मैं इंजीनियर हूं तो मुझे अलग कर दे। नहीं तो जो आपके पास मैकेनिकल की पॉलिटेक्निक डिग्री है, आप थोड़ा सा कहीं पे एक्सपीरियंस कर लो। इट्स ओपन चैलेंज। मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी लोग मैकेनिकल के होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ। आपके मोतिहारी में बहुत से बाइक रिपेयरिंग सेंटर होगा, ठीक है। सपोज एक बाइक को रिपेयर करने का 500 वो चार्ज लेता है। आप पॉलिटेक्निक की डिग्री करो, ले लो, 1-2 साल कहीं पे भी काम वाम सीख लो। काम सीखने के बाद जाकर मोतिहारी में बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोल दो। छोटा काम नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये छोटा काम है, मैं पॉलिटेक्निक की डिग्री लेके जाऊं बाइक बनाने वाला काम करने। छोटा का कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जाकर के बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोल दो। इट्स अ ओपन चैलेंज। सिंस चूंकि आप एक जूनियर इंजीनियर का थप्पा आपके पीठू पे लगा है, तो लोग आपको 1500 रुपये पे करेंगे। बिकॉज वो लोग ये सोचेगा कि यार ये इंजीनियर है, ये कोई भी काम करेगा तो अपने ढंग से करेगा। और वो एक नॉर्मल पर्सन, हालांकि आपसे आपसे अच्छा बाइक बना सकता है। वो 500 में जो बना रहा है वो आपसे अच्छा बनाएगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ती है। इन डिग्री पे पैसा मिलता है, लेकिन आपको उस लेवल का टैलेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। गॉट इट। सो रिज्यूम कैसे लिखते हैं? दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर रिज्यूमे। एंड आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में ऑलवेज रखनी है कि रिज्यूम में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में हम लोग रखते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है, आप लोग सब फ्रेश इंजीनियर्स हो, तो आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो कुछ साल कहीं छोटा मोटा काम वाम किए होंगे, उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए होंगे। तो उनके पास अगर कोई काम का प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा कि हाँ मैंने ये काम किया, मेरे पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, देन यू कैन राइट। देन यू कैन राइट। इफ यू हैव दिस सर्टिफिकेट देन यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। ऑल्सो ये रूल्स है एजुकेशन इस फॉर्मेट में। अब इसको भी लिखने का एक तरीका है। आप एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस ये सारी चीजें जब लिखते हो तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लाइक टॉप टू बॉटम। जो करंट में आपका एजुकेशन है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद जो है वो बीच में रहेगा, फिर सबसे नहीं। सपोज 10th पास किया, सबसे पहले 10th, तो 10th सबसे नीचे, 12th उसके बाद, तो 12th बीच में, फिर पॉलिटेक्निक या बीटेक जो भी है उसके बाद। मतलब करंट एजुकेशन, करंट एक्सपीरियंस ऑलवेज ऑन टॉप। जो बीत गया वो हमेशा पीछे होता है, हमेशा नीचे होता है। जो चल रहा है दैट इज योर प्रेजेंट। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू राइट योर रिज्यूमे इन अ वेरी फोकस्ड वे, एकदम फोकस्ड होकर के, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के, चुपचाप बैठ करके लिखना है, बनाना पड़ता है। और लोग इसके लिए पैसे खर्च करके कंपनीज से बनवाते हैं, एंड आप लोग भी बनवाएंगे। आप लोग भी जब बाहर निकलेंगे जॉब के लिए तो आप लोग सबको ऐसा करना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं बनवाना पड़ता है। देन पर्सनल डिटेल इन दिस सेक्स इन दिस वे: हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस 1 column, award and honors
वॉलेंटियर वर्क। अवार्ड एंड ऑनर्स मतलब हो गया कि अगर आपको कहीं से कुछ अवार्ड मिला हुआ है, अवार्ड इन द सेंस कि अगर गांव में ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने क्रिकेट मैच खेला है, आपके पास कुछ उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट है, ओके, लाइक एनसीसी का कुछ है, आप वो सब वहां मेंशन कर सकते हो। वॉलेंटियर वर्क इन द सेंस कि आपके गांव में कोई एनजीओ काइंड ऑफ कोई वर्क हो रहा है, एनजीओ जैसा कोई वर्क हो रहा है, या एनजीओ छोड़ो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप उन सब चीज़ों को वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर उस सब चीज़ों को मेंशन करके क्या होगा। तो दोस्त, दो कंपनियों के बीच में भी क्रिकेट मैच होता है, टूर्नामेंट कंपनियों के बीच में भी होता है। तो जब आप उस चीज़ों को मेंशन करोगे और आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो कंपनी उस समय आपको यूज करेगा, आपको मौका देगा कि जाओ खेलो, उसके पैसे भी आपको देगा, क्योंकि हर कोई अपना नाम चाहता है। आप अच्छा पेंटिंग बनाते हो, आपके पास कुछ है वैसा, तो कंपनी को बताओ, कंपनी आपको उसको एक्सपोज करने का मौका देगा, कंपनी को पेंटिंग ड्रॉ करके दो, कंपनी अपने दीवार के वॉल पोस्टर पे लगाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो महलों से भी सुंदर होती है। ओके। वॉलेंटियर वर्क, आप आप किस तरीके के समाज सेवा कर सकते हो, वो सब चीज शो करो, एक्सपोज करो। तो आपको बताना पड़ेगा, मुझे कैसे पता होगा कि आपके अंदर ये सारी काबिलियत है। आपको अपने आप को बेचना है, यू हैव टू सेल आउट। ओके। आप जब तक बताओगे नहीं, सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा, चुपचाप बैठे हैं साई की तरह, शर्मिले की तरह, वैसे काम नहीं चलता है। एक बहुत अच्छा टर्म याद आ रहा, अभी इंडिया में भी काफी ये टर्म लोकप्रिय हो रहा है, बी वोकल अबाउट योर लोकल। ये चाइनीज एप्स वगैरह को बैन करने या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये चीजें हो रही है। आपके पास जो है वो आपका है, आप उस पर गर्व महसूस करो और उसको बताओ कि हम, मेरे अंदर ये है। कमियां त्रुटियां सबके अंदर होता है, लेकिन यू हैव टू एक्सपोज। ओके। सो आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी। So these are the summary of how to write a resume. Like add a professional summary, keep a resume length, appropriate होना चाहिए जो मैं बताया हूँ पहले। Then resume में जो भी sentences लिख रहे हो आप, वो grammatically correct होना चाहिए, अदरवाइज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन जितने भी एजुकेशन बैकग्राउंड है आपके, वो सारे बैकग्राउंड एकदम ट्रू वर्ड्स में डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे। देन कोई अगर रिलेटेड एक्सपीरियंस है या स्किल्स है, तो आप उसको, कोई सर्टिफिकेशंस अगर है, जैसे आप अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही अगर कोई सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हो बाहर से, जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो उस टाइम ट्रेन के डब्बे जहाँ बनते हैं जलपाईगुड़ी या जमालपुर, वहाँ पे मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स वगैरह ट्रेनिंग करने गए थे। तो आप वो सब सर्टिफिकेशंस वगैरह को दिखा सकते हो कि मैंने ये चीज़ किया है। ओके। देन आपको प्रोफाइल कहीं से बनवाना पड़ता है, दैट इज आप खुद नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब बनाओगे तो आपका सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल की मैच्योरिटी आप लोगों में अभी नहीं होती है। सो धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएंगी, धीरे धीरे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे खुद चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल का लिंक, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेरा फर्स्ट स्लाइड में जो मैं दिखा रहा था, तो यू हैव टू गिव द लिंक ऑफ योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, ताकि आपको कोई भी लोग देख सके। ओके। और टाइम टू टाइम आपको रिज्यूमे को फॉर्मेटिंग करना होता है। दिक्कत क्या होती है कि लोग एक बार रिज्यूम बनवा लेते हैं और साल 2 साल तक सेम रिज्यूम को प्रिंट करवा करवा के उसको यूज कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट गुड भाई। अगर आपके ब्लॉक में रिक्वायरमेंट वैकेंसी निकली हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, आपके ब्लॉक में वैकेंसी निकली हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, और आप के पास डिग्री है पॉलिटेक्निक की इन ब्रांच मैकेनिकल, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप एलिजिबल हो उस जॉब के लिए, लेकिन आप डिग्री लेके जा रहे हो मैकेनिकल की उस कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब के लिए, क्या आपको जॉब देगा क्या? नहीं देगा ना, नहीं देगा ना। तो आपको टाइम टू टाइम आपको रिज्यूम को एडिट करना होता है। हाँ,
मैकेनिकल की डिग्री है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैंने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, मैं उसको लिखूंगा यहाँ पे, तब जाऊंगा उस जॉब के लिए, क्यों नहीं देगा? तो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर path, proper plan you have to follow. Okay, so these are the things about the resume and CV, and very important, you have to think about this. Now What to there mobile?